नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एटम बम या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नहीं है। असल में ये कहानी है मिडिल ईस्ट पर अपनी धाक जमाने की, एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लड़ाई की। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, वो साइंस, जिसके बारे में हम सब सुनते तो हैं लेकिन शायद ठीक से जानते नहीं, और वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। तो ये यूरेनियम एनरिचमेंट या यूरेनियम संवर्धन आखिर है क्या वाला? देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कुदरत में जो यूरेनियम मिलता है ना, उसके दो मेन हिस्से होते हैं, यूरेनियम 238 जो बहुत ज्यादा होता है और यूरेनियम 235 जो बहुत ही कम। अब ट्विस्ट ये है कि एटम बॉम्ब बनाने के लिए हमें चाहिए यूरेनियम 235। तो एनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिससे इस यूरेनियम 235 की मात्रा को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। और सच कहूं तो सारा का सारा खेल बस इसी एनरिचमेंट का है। मतलब एक बार आपने ये प्रोसेस मास्टर कर लिया तो फिर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। और ईरान ठीक इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में ईरान कहां तक पहुंचा है? वो यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुके हैं। और अब वो आंकड़ा जो पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बना हुआ है। परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए होता है 90% एनरिचमेंट। मतलब साफ है, ईरान अपनी मंजिल से अब बस एक कदम दूर है। लेकिन सवाल तो ये है कि पूरी दुनिया से इतना प्रेशर, इतने प्रतिबंध झेलने के बाद भी ईरान ये जबरदस्त रिस्क ले क्यों रहा है? और इसका जवाब हमें इस कहानी के असली कोर में ले जाता है। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ये एक जंग है रीजनल सुप्रीमेसी की, यानी इलाके के सबसे बड़े पावर बनने की। और इस जंग के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ईरान और सऊदी अरब। इनकी दुश्मनी ही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन नहीं थे। एक जमाना था जब ये सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन फिर आया साल 1969 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। बस उस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ये दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और इन दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल दो अलग दुनियाओं जैसे। एक तरफ है ईरान जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, एक गहरा इतिहास है, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब जिसकी स्थापना तो 1932 में ही हुई, लेकिन इस्लाम के सबसे पाक मकाम मक्का और मदीना वही है, और इसी वजह से वो खुद को पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ईरान की आबादी सऊदी अरब से 2 गुनी से भी ज्यादा है। हाँ, जमीन थोड़ी कम है, और यही बात ईरान को हमेशा से चुभती आई है। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने शानदार इतिहास के बावजूद उन्हें वो रुतबा, वो सम्मान नहीं मिला जो सऊदी अरब को मिलता है। ये एक तरह की रीजनल इनसिक्योरिटी है। तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी के दिल में एक बहुत गहरी सोच है। उनका मानना है कि असली इस्लामिक स्टेट तो वो है, इसलिए पूरी मुस्लिम उम्मा यानी कम्युनिटी का लीडर भी उन्हें ही होना चाहिए। उनकी नजर में सऊदी अरब तो बस अमेरिका की एक कठपुतली है। तो ईरान हमेशा खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वो ही पूरी मुस्लिम दुनिया का असली रहनुमा है। और ये जो दुश्मनी है ना, ये सिर्फ बयानों या डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है। ये एक असली जंग है जो पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए। मिसाल के तौर पर बहरीन को ले लीजिए। जब वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो ईरान ने फॉरेन एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने वहां की राजशाही को बचाने के लिए अपनी फौज तक भेज दी। यही सेम पैटर्न हमें लेबनान में भी देखने को मिलता है। ईरान वहां शिया मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह को सालों से सपोर्ट कर रहा है, तो इसके जवाब में सऊदी अरब लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। और फिर आता है यमन, जहां कहानी बिल्कुल वही है। ईरान शिया हूती विद्रोहियों की मदद कर रहा है तो सऊदी अरब यमन की सरकार और सुन्नी गुटों के साथ है। तो ये पैटर्न अब तक तो बिल्कुल साफ हो गया होगा। लेकिन इलाके का बॉस बनने और न्यूक्लियर वेपन बनाने का ये सपना ईरान के लिए इतना आसान भी नहीं है। इस रास्ते में बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल रुकावटें हैं। एक तरफ तो ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो चुकी है, जिससे उनके प्रोग्राम को बार बार बड़े झटके लगे हैं। ऊपर से इजराइल और सऊदी अरब का लगातार प्रेशर तो है ही, जो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देखना चाहते। और फिर आती है सबसे बड़ी मुश्किल, पैसा। आपको अंदाजा देने के लिए बताती हूँ, अमेरिका को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिप्लॉय करने में $6.1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा आया था। अब सोचिए, ईरान जो पहले से ही इतने कड़े इंटरनेशनल बैन झेल रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी है। उसका गोल आज भी वही है। हाँ, लेकिन अब उस गोल तक पहुंचने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। ईरान को अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि वो सिर्फ शिया मुसलमानों के सहारे पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर नहीं बन सकता। इसलिए अब उसकी नई कोशिश है शिया और सुन्नी दोनों को अपने झंडे के नीचे लाना, ताकि मिलकर सऊदी अरब के असर को कम किया जा सके। तो सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल की इस हाई स्टेक्स गेम में आगे क्या होने वाला है? क्या ईरान की ये नई स्ट्रैटेजी काम करेगी, या ये पूरा इलाका एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, चेस का ये खेल आने वाले कई सालों तक दुनिया की पॉलिटिक्स पर अपना असर डालता रहेगा। ऐसे ही और भी जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Subscribe our channel, more informative videos.